और आज हम वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ कि हम देख पाएंगे कि सेहरा किसके सिर बंधेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेहरा किसके सिर बंधेगा ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो है मैच जो है बराबर का रहा, 2-2 से जो है बराबर रहेंगे। और राजस्थान की जैसे हम बात कर रहे थे, शुरू से ही लग रहा था कि एज है बीजेपी को, लेकिन जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं और अगर कांग्रेस वापसी करती तो लगता कि शायद वो 35 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। और जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब ने जो है मेहनत की है वो सबके सामने है। लगभग बीते 6 महीने में यदि हम कह दे तो हाँ, और काफ़ी समय तो उन्होंने जो है अपने विधायकों को संभालने में लगा दिया कि वो इधर से उधर ना हो जाए, और हमने वो सब कुछ देखा वहाँ पे किस तरह का घटनाक्रम है। मेहनत बहुत की उन्होंने, तैयारी बहुत की, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। हालांकि ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी, ये पोस्टल बैलेट का रुझान है और मुझे लगता है जिस तरह का रुझान आ रहा है वो बता रहा है कि पब्लिक का मूड क्या है। अगर हम उसको अलग अलग सेक्टर्स में बांट के भी देख लें कि ठीक है, वहाँ पर कहीं पर निर्दलीय ज़्यादा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा, कहीं की एजेंडे ज़्यादा हैं, ज़रूरतें अलग अलग हैं, उसका मतदाता जो है वोट डालता है। लेकिन फिर भी जो है इतनी डेमोग्राफिक चेंज नहीं होता है कि पूरी तरीके से ऐसा हो जाए। अगर ये आसपास होता तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें लगभग आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी हम 10 बजे तक और इंतजार करें तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, 10 बजे तक धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी, पर 11-12 बजे तक लगभग तय लगने लग जाता है कि कौन सी पार्टी आगे सही मायने में जा रही है और कौन सत्ता के करीब पहुंच रही है। देखिए, अब जैसे अभी आप उसकी बैलेट की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देखें और तेलंगाना में देखें, स्थिति एकदम क्लियर है कि कांग्रेस वहां पर लीड कर चुकी है, आगे निकल चुकी है। यदि हाँ, तेलंगाना का जो मामला है वो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, जीतती हुई दिखाई दे रही है, ये बता रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जो है अब पीछे की तरफ जा रही हैं, और जो फाइट है सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, यानी नेशनल पार्टी वर्सेस नेशनल पार्टीज है। क्षेत्रीय पार्टी का इतना इसमें रोल नहीं। इन राज्यों का एक चरित्र भी रहा है जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ही फाइट रही है, और या तो बीजेपी सत्ता में नहीं है या कांग्रेस उसकी जगह पहले रही है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद अभी भी जो हालांकि कोशिशें हुई क्षेत्रीय दलों के द्वारा, इंडिया अलायंस के घटक दल होने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त तो हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, और अस्तित्व का सवाल है। नहीं, आपकी बात सही है, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तो खैर एक तरीके से अपने को रिवाइव कर रही है, आगे बढ़ रही है वो हम उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। कितना वोट परसेंटेज उसका बढ़ेगा, और यदि ये 4-0 वाला या 3-1 वाला मामला रहता तो हमें लगता कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी वापसी की है, अपने आप को फिर से खड़ा किया है, और बीजेपी डाउन जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो अभी रुझान है वो बता रहे हैं कि बीजेपी को इतना नुकसान नहीं हुआ, वो वापसी कर रही है एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं, देखिए, सत्ता में आप रहते हुए यदि आप यहाँ तक की स्थिति में अभी है, हालांकि देखिए 121-97 चल रहा है, बीजेपी 121 पे है, कांग्रेस 97 सीट्स पर अभी आगे चल रही है, तो यहाँ मार्जिन ठीक ठाक बढ़ता जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि जैसे कि अभी हमने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखा था, और वहाँ पे हमने जो योजनाओं की हमने जो झड़ी देखी और योजनाओं का फायदा होते हुए देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो योजना रही उसका फायदा जो है मिल रहा है। वो लाडली योजना का जैसे हम जिक्र करते हैं बार बार, उसको जो दिखाई देता है, तो क्या ये उसका फायदा हुआ? जबकि कुछ समय पहले हमें लग रहा था कि शायद इसका नुकसान होगा जो मध्यम वर्गीय परिवार, क्योंकि अलग अलग योजनाओं का पैसा निकाल कर लाडली योजना में डाला गया था, उससे चर्चा का विषय बना। राजस्थान में सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, और झोटवाड़ा विधानसभा की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी भी पीछे चल रहे हैं। ये थोड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए फिलहाल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अंतिम स्थिति की ओर ही मामला पहुँच गया है, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान से एक आध बार थोड़ा आगे जरूर निकले हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, लेकिन उसके बाद ये पीछे ही चल रहे हैं। सीपी जोशी नाथद्वार से हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और ये आगे ही चल रहे हैं। देखिए, जैसे अभी अब राठौर साहब की बात कर रहे हैं, जब इस तरह के जो उम्मीदवार होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं जो दूसरे फील्ड से आते हैं और ज़मीनी नेता नहीं होते हैं, तो ज़मीनी नेता वो बन नहीं पाते हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पब्लिक से वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, कनेक्शन नहीं बन पाता, और उसका नुकसान वो होता है उनको। तो हो सकता है राठौर साहब को इसी बात का नुकसान हो रहा है कि ज़मीन से वो जुड़ नहीं पाए, लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाए, और एक डिस्टेंस शायद वो बना रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है जी। और कार्यकर्ता भी नहीं जुड़ पाता है, वो भी उसको लगता है तो कहीं ना कुछ गुटबाजी जरूर होती है, और वो एक सेलिब्रिटी वाला। रोक रहा हूँ, शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रही है, सुन लेते हैं।
और जिस तरह का काम हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश की जो शक्ल और सूरत बदली है, तस्वीर बदल गई है वहाँ पे, जाहिर सी बात है लोग फिर से विकास को, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के काम को एक बार फिर से मोहर लगाएंगे। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में अभी सेलिब्रेशन शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू होने से पहले लड्डू बनने और ये सब हो गया। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत जल्दी से ही ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और सबको इंतज़ार करना चाहिए। जो भी हार होगी, जो भी जिसकी जीत होगी, हम उसको मुकाबला करेंगे और उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले से ढोल बजाना शुरू कर देना और नगाड़े लेकर नाचना शुरू करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। थैंक यू। तो ये दावे तो अब होते ही रहेंगे अजय जी, क्योंकि सब अब चुनावी मैदान में हैं और फिर उनके अपने दावे ना हो तो फिर ये भी बेईमानी ही होगी। शाहजहां जी कह रही है दावे भी है और होता यह है कि जब हम जीत रहे होते हैं तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए बढ़ चढ़ के बोलते भी हैं। खुशी होती है, वो बताया जाता है। लेकिन इससे पहले जो भी हमने देखा है, चाहे वो एग्जिट पोल की बात करें या उससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया, अलग अलग चुनावी विश्लेषण किया, वो हमें बताता है कि आखिरकार हमारे जो देश की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। हम किस तरीके का मतदाता जो है सोचता है, ये या जब वोट डालने जाता है तब क्या वो सोचता है, तो ये इस पर थोड़ा विश्लेषण की बहुत ज़रूरत है। ये जो निकल कर अभी सामने आएगा, जैसे हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि वहाँ पर रमन सिंह ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया, आप देखें कि उन्होंने अपने आप को छत्तीसगढ़ के नेता के रूप में पेश किया और उसका उनको फायदा मिला। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में नेक टू नेक लड़ते रहे, ऑपरेशन लोटस चलता रहा या ये जो चीजें फंसी रही, उससे जो है ये यहाँ पर राजनीति फंसी हुई दिखाई देती है। लेकिन वहां पर राजनीति फंसी हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये थोड़ा सा समझना होगा और इसी पे हमें इस सरकार बनने के बाद किस तरह रहेगा और 2024 में क्या होने वाला है ये भी समझ में आ जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें देखते हैं। कृष्ण मोहन झा इस बीच हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी, शुरुआती रुझान तो बीजेपी के लिए मुस्कुराने के हैं, तो क्या इसको हम आगे ऐसे ही बढ़ते हुए देख पाएंगे अथवा अभी बहुत कुछ तब्दीली की गुंजाइश है? देखिए, बहुत जिस ढंग से अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें कहा जाता है कि ये जो खासतौर पे जो कर्मचारी वर्ग है उनके वोटों को लेकर के जो गणना हुई है, और ये कहा जा रहा था कि जो कर्मचारी वर्ग है वो भाजपा के विरोध में है, ओपीएस को लेकर के एक माहौल बना हुआ था। जो शुरुआती रुझान जो दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवरेबल हैं और ये बता रहे हैं कि कर्मचारी वर्ग अभी बीजेपी के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले चरण का जो की मतगणना होती है बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं होती है। लेकिन निश्चित रूप से आज बीजेपी के चेहरे में मुस्कुराहट अपन महसूस कर रहे हैं और उनमें जश्न का माहौल भी दिखाई दे रहा है। कौन कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं, बीजेपी की बात करें जहां बीजेपी के लिए मुस्कुराने की वजह अभी दिख रही है, जो आगे भी दिख सकती है, या फिर कांग्रेस के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स रहे होंगे जहां कांग्रेस आगे बढ़ते बढ़ते चूक गई? देखिए, जो कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कर्मचारियों को बहुत आकर्षित की थी और ऐसा लग रहा था कि कर्मचारी जो है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे और कांग्रेस के साथ जाते दिखाई भी दे रहे थे। और आप जो अभी जो शुरुआती रुझान में 100 सीट भी दिखा रहे हैं कांग्रेस को, तो ये कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिख रहा है। रही बात जो बीजेपी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, केवल उन्होंने अपने आप को 2 चीज़ों में फोकस किया। केंद्र की योजनाएं, जो 9 साल की जो उनकी योजना थी उसको उन्होंने प्रस्तुत किया, और लाडली बहना योजना जो उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिस ढंग से 1250 रुपए तक की राशि लोगों के खाते में गई, 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में गई, तो उसको लेकर के बहुत आशान्वित बीजेपी रही है। और उसी को आज भी जिस ढंग से उनका अभी भी सुबह भी जो बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि जो लाडली बहना योजना हमको जो असरकारक दिखाई दे रही है और उसका रिजल्ट हमको मिलेगा, तो ये उनका मानना है। और रही बात कांग्रेस की बात करें तो ओपीएस थी, किसान कर्ज माफी था, नारी सम्मान योजना थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो 100 वाट बिजली फ्री की उन्होंने बात की थी। नारी सम्मान योजना में उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं किया था, प्रदेश की 2 करोड़ महिलाओं को नारी सम्मान योजना देने की बात की थी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और अब देखना पड़ेगा धीरे धीरे जिस ढंग से मतगणना का क्रम जब आगे बढ़ेगा तो ये देखना होगा कि किस ढंग से लोगों का रुझान गया, लोग किस चीज़ों पर आकर्षित हुए हैं, किसका जो प्रभाव रहा, खासतौर पर जो फ्री का जो एक मामला था, चाहे आप लाडली बहना की बात करें, चाहे नारी सम्मान की बात करें, चाहे किसान कर्ज माफी की बात करें,
तो किस तरफ झुकाव है ये आगे चल करके पता चलेगा। एक और सवाल का जवाब आप दीजिए। यदि हम बात करें कमलनाथ के चेहरे की, बात करें शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की, दोनों चेहरे में एक कॉमन फैक्टर्स है, हालांकि वो ड्यूरेशन का बहुत लंबा फासला भी है कि मात्र 15 महीने तक कमलनाथ सत्ता में रहे और ये 18 साल से सत्ता में हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन पाया जिन कारणों से कि लोगों को लगा कि भाई अब चेहरे को बदलने की ज़रूरत है, इसलिए बीजेपी को हटाने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी हालांकि मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि शायद अंतिम परिणाम जो होंगे वो ऐसे ही होंगे जैसा मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी चेहरे को लेकर कोई फैक्टर नहीं सामने आया। देखिए, इस बार जो अभी तक के जो परिस्थितियां थी उसमें केंद्र को इन्होंने प्रस्तुत किया। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मोदी के मन में राजस्थान, मोदी के मन में छत्तीसगढ़, इस प्रकार की एक बात चली। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब से 2005 से जब वो मुख्यमंत्री बने और उसके पहले भी जिस ढंग से वो कार्य कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका वो एक मास लीडर कहलाते थे, जमीनी नेता है। मध्य प्रदेश की जनता जो है उनके लिए वो भगवान है और मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं। तो कभी वो बहनों के भाई हैं, बच्चियों के मामा हैं, तो उन्होंने अपना रिश्ता बिल्कुल कनेक्ट करके रखा। कमलनाथ जी की बात की जाए तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में 44 साल से राजनीति कर रहे हैं और पहली बार वो 1979 में आए थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद से वो कॉर्पोरेट लेवल के नेता माने जाते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा को फोकस किया, महाकौशल में उनका बहुत ज़बरदस्त वर्चस्व था, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है पहले से जो है गुटी स्तर पर कार्य करती है, तो महाकौशल में किसी का वर्चस्व है, विंध्य में किसी का वर्चस्व रहा है। तो महाकौशल की पूरी कमान जो है कमलनाथ जी के हाथ में रही। 2018 में उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को इन 5 वर्षों में मार्च लीडर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हम देख रहे हैं कि जो नगर निगम के जो चुनाव परिणाम रहे हैं, आज की जो स्थितियां बनी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस केवल एक चेहरे पर चुनाव लड़ी, वो था कमलनाथ जी का। और कमलनाथ जी के प्रति लोगों को विश्वास था कि उन्होंने जिस ढंग से छिंदवाड़ा मॉडल प्रस्तुत किया, तो वैसे ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी उन्होंने उनकी परिकल्पना है कि मध्य प्रदेश को भी एक मॉडल के रूप में देश में प्रस्तुत करें। तो युवा वर्ग और बहुत बड़ा वर्ग जो है उनका फॉलोअर है। लेकिन आज यदि मास लीडरशिप की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के सामने वो कहीं ना कहीं 19 दिखाई देते हैं। यदि हम आगे होने की बात करें चर्चा में शामिल होने से पहले, तो हम आपको बता दें कि चाहे वो सारे बड़े चेहरे ज़्यादातर वो सब आगे चल रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें। इन दोनों राज्यों में टी.एस. सिंहदेव हो या रमन सिंह हो या राजस्थान में अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट जो पीछे चल रहे थे आगे चल रहे हैं। अब आगे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी चल रहे हैं। अभी देखिए तुरंत इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है जय जी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी किसी भी नतीजे पर हम तो नहीं पहुँच सकते हैं और गैप पोस्टल बैलेट तो बहुत ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन बाकी बूथ में जो हम आते हैं ना वापस, तो वहाँ जाकर चीज़ें कंपनसेट कर जाती हैं। यदि अजय जी हम आपसे भी वो सवाल दोहराएं, यदि हम चेहरे का जिक्र करें, शिवराज सिंह वर्सेस कमलनाथ, तो क्या कमलनाथ को इसका एज नहीं मिल पाया यदि हम इस रुझान को परिणाम में तब्दील होते हुए देखें तो? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ को वो एज नहीं मिल पाया और मुझे जो लगता है कि जो एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए जनता के साथ में, वो शायद कमलनाथ उसमें चूक गए हैं। अगर ये शायद वो कुछ कर पाते तो शायद वो पिक्चर कुछ अलग होती, लेकिन अब फ़ायदा तो नहीं मिला है। अब उसके रीज़न कोई भी हो सकते हैं। जब एक इतना समय हो जाता है राजनीति के अंदर, तो हमें हमारे पास की जो सराउंडिंग्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कमलनाथ के आसपास की जो सराउंडिंग है, जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसने उनको एक बायस्ड बना दिया। जब आप बायस्ड हो जाते हैं तब इस तरह की अब स्थितियां बन जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कमलनाथ को सोचने का मौका देगा कि अगर आगे भी उनको राजनीति करनी है तो क्या उनको अपनी टीम बदल लेनी चाहिए या अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए। कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग ना महत्वाकांक्षा की ज़्यादा रही है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में पार्टी आला कमान का उस तरीके से कभी हो नहीं पाया। आप ये देखिए, दो धुरी तो अभी भी है। हालांकि इस बार कहा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों का एक संयुक्त प्रयास का नतीजा था कि कांग्रेस यहाँ तक आगे पहुँच पाई है। इस बार थोड़ी सी बैक बाइटिंग नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम हमेशा देखते हैं त्रिकोणीय धुरी रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बीच बीजेपी में आ गए तो थोड़ी राहत भी है कांग्रेस को, तो एक को संभालना थोड़ा आसान सा हो गया ऐसा हमें लगता है। कृष्णमोहन जी से बताया कि थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्या लगता है कृष्णमोहन जी, कांग्रेस के अंदर का अंदरूनी संघर्ष और उसमें कहीं न कहीं एक उहापोह की स्थिति, ये कहीं डेंट करता हुआ दिख रहा है क्या?
देखिए संजय जी, बहुत लंबा अनुभव रहा मेरे को ये चुनाव कवर करने का, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा सिर फड़ुआ नहीं, एक लीडरशिप पे पहली बार ऐसा हुआ कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में और दिग्विजय सिंह ने बूथ लेवल पे मैनेज किया, जी। दोनों की जो जुगल जोड़ी थी उसने कार्य किया। और जो हमेशा एक स्थिति रहती है कि हमेशा जो सिर फड़ुआ की राजनीति कांग्रेस में होती है, वो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है और एक स्मूथली वर्क हुआ है। जो पूरा चुनाव हुआ है वो दो व्यक्तियों के ऊपर निर्भर है, दोनों बहुत बुजुर्ग हैं और दोनों बहुत पुराने मित्र भी माने जाते हैं। तो ये पहला अवसर था जब कांग्रेस एकजुट होकर ये कार्य करती दिखाई दी है। और वहीं पर यदि हम बात करें तो भाजपा, चूंकि हमेशा चाहे 2008 की बात करें, 13 की बात करें, 18 की बात करें, तो केवल शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में लोगों को सामने किया। महाकौशल में बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को उन्होंने आगे किया, विंध्य में बात करें तो गणेश सिंह को आगे किया, और इसी प्रकार जो है ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने आगे किया, नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है चेहरे बदले हुए दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ ही एकमात्र फेस थे और ये कहा गया था कि कांग्रेस सरकार बनती तो कमलनाथ जी केवल मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को चूंकि कमलनाथ जी की स्वीकारोक्ति सारे नेताओं के साथ है, क्योंकि जो आज लीडरशिप है, चाहे बात करें अरुण यादव की, चाहे बात करें अजय सिंह राहुल भैया की, तो उनके जो पिता थे वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के बहुत निकट रहे, तो उस रिश्ते से इनके रिश्ते बने हुए हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिला इस बार के चुनाव में। ठीक, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता रजत जसूजा साहब जुड़ गए हैं। रजत जी,